आंखें तो भगवान ने सबको एक जैसी दी हैं, लेकिन सबको सबको देखने का अंदाज अलग है, सबके देखने का अंदाज अलग है ना, सब अलग अलग तरह से देखते हैं। तो और उस अंदाज से इतना फर्क पड़ता है कि आप जीवन में किस मुकाम पे पहुंचेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप घटनाओं को कैसे देखते हैं, है ना। तो छोटी छोटी अपने जीवन के एक्सपीरियंस, कुछ बातें, वो चीजें जो मुझे ऊर्जा देती हैं, या जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो कैसा सोचता था, तब कितनी कम समझ थी, वो सारी की सारी बातें मेरा मन करता है कि शेयर करूं, बताऊं। क्योंकि जब मैं जिंदगी में बड़ा हो रहा था और काम करना चाह रहा था, और ये समझ में आया कि यार किसी ने समझाया कि सपनों में बहुत ताकत होती है, तो और मुझे लगता था यार ये जितने सारे लोग बातें करते हैं तो बहुत समझदार लोग हैं यार, ये तो बात ही बहुत अच्छी करते हैं, मैं तो जिंदगी में कभी इतनी अच्छी बात ही नहीं कर सकता, तो ये लोग पैसे कमा सकते हैं, मैं नहीं कमा सकता, क्योंकि शायद ये देखने में मुझसे ज्यादा सुंदर है, बात मुझसे ज्यादा अच्छी करते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनकी जान पहचान, पता नहीं क्या क्या चीजें मैं तब सोचता था। और मैं यही समझाता था अपने आप को कि यार ये कमा सकते हैं पैसे, मैं नहीं कमा सकता। और वो इतनी अच्छी बात करते थे, मुझे ये तो समझ में आता था कि ये बहुत अच्छी, कुछ जो बात की जा रही है ये बहुत अच्छी है, पर पूरी बात मुझे समझ में ही नहीं आती थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ना अपने आप से मैंने ये कमिट किया है कि मैं कोशिश करके सच बोलूंगा जीवन में ना। तो मैं इसीलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है जितने भी लोग आप मेरे साथी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि 90-95% लोग मुझसे ज्यादा समझदार होंगे उस उम्र में जिस उम्र में आप हो। यानी कि जब मैं आपकी उम्र में था तो उतना समझदार नहीं था जितने आप हैं। सो आप किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने ये गलती करी है और उस गलती ने मेरे को कॉन्फिडेंस या उत्साह या भरोसा अपने आप पे लाने में देर से मैं वो हौसला ला पाया। जैसे मुझे लगता था कि यार जिन साहब का बड़ा चेक आया है या इनका नेटवर्क बड़ा है, तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत अच्छी बात करते हैं, ये तो बहुत सुंदर दिखते हैं, इनके पास तो पैसे बहुत हैं, इनके पास तो कपड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ बोलता था या मैं सोचता था। लेकिन इस बात को समझने में काफी समय लग गया, जब मैं समझ पाया इन सब चीजों की कोई मायने नहीं है। इनके कोई मायने नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ रखती है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल एक ये मैकेनिज्म है कि मतलब हम अगर बाहर की दुनिया से अपने आप को कंपेयर करें, हम जो कि बहुत बार करते हैं, हमें लगता है कि यार अगर हम 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो हमें लगता है यार बाहर तो हमें कोई 10,000 भी नहीं देगा या 20,000 भी नहीं देगा, तो 50,000 मिल रहे हैं बहुत है। ये जीवन की इतनी बड़ी गलती है स्पेशली इस काम के अंदर, कि मतलब आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या खो दिया अगर वक्त बीत गया और आप समझ नहीं पाए तो। देखो मेरे पास ना कोई बहुत, जैसे मुझे बात करते हुए ध्यान आता है कि एक एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और मैंने उस कहानी को रिलेट किया कि ये कहानी यहाँ बहुत सेट बैठती है। वो मैंने बहुत बार नेटवर्क में शेयर करी, लेकिन बाई चांस अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आती है कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसी कौन सी बात बताऊं, ऐसी कौन सी घटना बताऊं, ऐसी कौन सी चीज बताऊं जो आपको दिमाग में याद रह जाए और आपको आसानी हो चीज को समझने में। जैसे हम बात करते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, लेवरेज इनकम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं और ये ऐसी बातें हैं कि जो साधारण इंसान है उसके दिमाग में आसानी से नहीं बैठती हैं। ये लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है, कोई बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो हमने शायद सुनी नहीं है पहले, है ना, या हाँ यार ये कोई ऐसी बात है जो अच्छी है। लेकिन मैं इसको अपने जीवन में कैसे समझूं
अपने जीवन से कैसे रिलेट करूं और ये समझूं यार वाकई इसकी बहुत स्ट्रेंथ है ना। मतलब कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात से जोड़ के मुझे आप समझाओ कि मेरे बिल्कुल अंदर तक बैठ जाए। ऐसा मैं चाहता था अपनी अपलाइन से, ऐसा मैं सोचता था, और वो बात आज भी मेरे मन में है। मैं एज इट इज आपके साथ कोशिश कर रहा हूं कि उस भाव को बांटूं और शेयर करूं। तो एक कहानी ना, वो इसके अंदर बड़ी कमाल की कहानी मुझे याद आती है, जिससे अगर हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को समझें, रिलेट करें, तो समझेंगे इसकी ताकत क्या है। जैसे वो है ना, शतरंज की कहानी है ना। शतरंज का जो आविष्कार है वो आप ही के देश में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, है ना। आपका देश दुनिया का बहुत बहुत महान देश था, बहुत बड़ी सभ्यता थी। इतनी बड़ी सभ्यता थी कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो लंदन रहा या बड़े बड़े देश रहे, उन देश के बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर कहीं इंसानियत बसती है तो वो हिंदुस्तान में बसती है। और अगर अगर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी परेशानियां मानवता पे आएंगी, उसका हल निकलेगा तो वो हिंदुस्तान से निकलेगा, क्योंकि आपने इतना कुछ दुनिया को दिया है। लेकिन बीच का समय एक बहुत परेशानी वाला रहा, जिसकी वजह से हम अपना गौरव, अपनी ग्लोरी भूल गए या मिट गई या हटा दी गई, जो भी रहा। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि शतरंज का जो आविष्कार है वो आप ही के देश में हुआ, और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसका आविष्कार किया। तो मैंने तो कहानी में पढ़ा है, तो जो कहानी में पढ़ा है मैं वही आपसे शेयर करता हूँ। उसमें कहानी में ये था कि जब शुरू शुरू में किसी ने इस खेल का आविष्कार किया, जिसको हम अंग्रेजी में चेस कहते हैं, हिंदी में शतरंज कहते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के साथ खेलने लगे, और खेलते खेलते ये थोड़ी फेमस हो गई। तो करते करते इस बात की जानकारी उस वक्त राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा को चली गई, तो राजा भी गेम खेलने लगा। तो राजा थोड़े दिन तक ये जब गेम खेलता है तो उसको ये गेम बड़ी पसंद आती है। तो उसको एक दिन मन में आता है, यार ये किसने बनाया, बड़ा कमाल का खेल बनाया है। तो वो उसके मन में आता है, जिसने ये बनाया मैं राजा हूं, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ। वो अपने सिपाहियों को बोलता है, पता कर लगाओ कि किस आदमी ने इस खेल को बनाया है, बड़ा कमाल का खेल है, और जिसने इसको बनाया मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ। तो उसको बुला के लाया जाए। तो राजा के सैनिक पता करते करते उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां वो मैथमेटिशियन रहता होता है ना, वहां पहुंच जाते हैं। तो वो पहुंच के उसके पता करते हैं कहां पर कौन है वो इंसान। उसके घर पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं कि चलिए साहब, आपको राजमहल में बुलाया। तो उस राजा के बारे में छवि होती है कि वो राजा जो है थोड़ा कंजूस आदमी है, और थोड़ा सा ना किसी छोटी सी बात पे भी चिढ़ जाएगा तो करूर भी है, और कंजूस इंसान है। ऐसी छवि उस राजा की होती है। तो वो कहता है, जी किस लिए बुलाया? कहता भाई राजा, जो आपने शतरंज का खेल बनाया है, ये खेल राजा खेलते हैं और उनको बड़ा पसंद है, और वो चाहते हैं इस बात का इनाम दिया जाए आपको, आप चलो हमारे साथ राजमहल। वो चले जाता है। अब वो जाते हैं तो उसको बुलाकर कहते हैं कि भाई आज आप आए हो, आराम करो, कल आपको दरबार में राजा के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है साहब। अब अगले दिन वो राजा उसको बुलाता है, कहता है ये खेल तुमने बनाया? वो कहता है जी मैंने बनाया साहब। तो वो कहता अच्छा। तो कहते ये तो बड़ा शानदार खेल है, मुझे पसंद आया। ठीक है महाराज। तो कहता मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम दूं, तो तुम्हें जो मांगना है मांग लो, तुम्हें मिलेगा। लेकिन राजा की छवि होती है कि वो थोड़ा कंजूस होता है, और ये बात सबको पता होती है। इसीलिए राजा अपनी अपने स्वभाव के हिसाब से एक बात साथ में जोड़ देता है, अपने स्वभाव के हिसाब से। वो ये कहता है कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे अपनी औकात के हिसाब से मांगना। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहता है कि कुछ बड़ा मत मांग लेना, और अगर मैं हाँ कर दूंगा तो दूंगा। अगर तुमने अपनी औकात के हिसाब से चीज मांगी, आपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से मांगी, तो मैं वचन देता हूं मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तो जो जिसने खेल बनाया है वो, उसको गणित का बहुत ज्ञान है। वो कहता साहब आपको तो ये शतरंज बड़ी पसंद आई है, इस शतरंज के 64 खाने हैं, तो मेरे को महाराज चावल दे दीजिए। तो कहते चावल? कहते बताओ कितना चावल चाहिए?
कह रहा महाराज आप ना मुझे एक दाना चावल दीजिए, और वो पहला दाना जो है वो शतरंज के पहले खाने में रख दीजिए। कहते अच्छा। कहता फिर, कह रहा जब दूसरे खाने में जाएंगे तो उसको डबल कर देना, 2 कर देना दाने, और जब तीसरे खाने में जाएंगे तो उसको 4 कर देना। डबल, हर बार चावल के दाने को डबल करते रहिए, और जब चौथे खाने में जाएंगे तो अगर पहले 8 थे तो 16 कर देना। तो सारा दरबार हंसने लग पड़ता है। कहता महाराज मुझे लगता है कि मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही अन्न मांगा है आपसे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे वचन देंगे कि आप दे देंगे। तो राजा कहता कुछ और अच्छा मांग लेते, ये तो कोई बात नहीं, पर मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें दिया। तो आसपास के जो दरबारी लोग होते हैं वो भी कहते हैं यार कोई अभी जिंदगी में एक बार ही मौका मिलता है आपको राजा के पास आने का, तो आप अच्छी चीज मांग लेते हैं। तो राजा ने ये तो कहा था कि सामर्थ्य से मांगते, पर ये चावल के 2-4 दाने मांगने से क्या हुआ। तो राजा बोलता है अपने जो दरबार के लोग होते हैं, जाओ इनको। तो एक दरबारी जाता है, वो अंदर से जाके चावल की एक बोरी उठा लाता है। तो वो हाथ जोड़ते हुए बोलता है, कहता महाराज मुझे लगता है चावल कम है। अरे बोलता 64 ही तो दाने, 64 ही तो खाने, और एक बोरी भर के हम चावल लाए। कह रहा ठीक है महाराज शुरू कीजिए। तो आप भी इस उदाहरण को अपने पेपर पे उतार के आप भी देखिएगा कि जब आप पहले खाने में 1 लिखिए, दूसरे खाने में 2 लिखिए, तीसरे खाने में उसको डबल कीजिए 4 लिखिए, चौथे खाने में डबल करके 8 लिखिए, पांचवें खाने में 16 लिखिए, फिर 32 लिखिए, फिर 64 लिखिए, ऐसे डबल कीजिए। और ये देखिए कि जितनी भी आज तक आपने गिनती सीखी है, क्या उस पूरी गिनती को आप 64 खानों में समा सकते हो, ये चेक करना हो। तो इसी तरह वो उसको चावल देना शुरू करते हैं, पहले खाने में रखते हैं, चौथे, पांचवें, आठवें जाते हैं, तो कहते हैं चावल को गिनती करना मुश्किल है, इसको तोल लो। वो 1 किलो तोल लेते हैं, 1 किलो का 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 8 हो जाता है। वो करते करते जब वो पहुंचते हैं, मतलब अभी वो 40, 50, 55 कहीं पहुंचते होंगे, वहां पहुंच के वो देखते हैं कि यार हमारे तो पूरे राज्य का ही चावल खत्म हो गया। अब राजा ने भरे दरबार में उसको वचन दे दिया है कि मैं तुम्हारी बात को प्रॉमिस करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें दूंगा तुमने जो मांगा है, बस अपनी हैसियत के हिसाब से मांगा, और अगर आपको मैं एक बार वचन दे दूंगा तो मैं आपको दूंगा। तो राजा वचन दे चुका है और ये मान चुका है कि इसने अपनी हैसियत के हिसाब से मांगा है। तो जो बाकी राजा के ज्ञानवान लोग हैं वो कहते हैं महाराज आपने जो इसको वचन दे दिया है, ये वचन के हिसाब से तो जो आपके पास जितना भी स्टॉक है अनाज का वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तब भी 64 खाने पूरे नहीं होंगे। वो कहते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई साहब आज आप आराम करें, कल बताएंगे आपको कि कैसे देंगे अनाज। और रात भर बैठ के वो सारे कैलकुलेशन करते हैं। वो कहते हैं महाराज उस कहानी में लिखा था कि अगर आप अगले 100 साल तक सिर्फ चावल ही उगाएं अपने खेत में, अपने उसमें राज्य में, तो भी इस आदमी का पेट नहीं भर सकते जिस आदमी ने एक चावल का दाना मांगा था, और ये कहा था कि डबलिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर बार डबल करते चलो और मुझे दे दो बस। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, उनको लगता है यार आज तो या तो राजा का वचन टूटेगा, भाई इसको दिया तो जा नहीं सकता। फिर वो सारे लोग मिलके उससे बार्गेन करते हैं, देखो राजा की इज्जत का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, ये है और वो है। तो उस कहानी में लिखा था कि वो आदमी इतना चालाक था, उसने कहा तुमसे अगर एक चावल का दाना नहीं दिया जाता तो एक काम करो 5 7 10 गांव दे दो मुझे। और उस कहानी में लिखा था कि राजा ने उसको बहुत सारे गांव देके, जानवर देके, सोने की शर्फियां देके हाथ जोड़ के पीछा छुड़ाया कि जा मेरे भाई मेरा वचन रह जाए। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, जैसे शतरंज पे एक चावल का दाना रखा गया और उसको हर बार अगले खाने में डबल करने को कहा गया। अब आप ध्यान से देखें कि जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अकेला आदमी जुड़ता है, वो अपने साथ एक साथी को जोड़ता है, एक दोस्त को बोलता है मैं ये काम कर रहा हूं यार, तू आजा मेरे साथ यही काम करेंगे, वो 2 हो जाते हैं। और वो अपने साथी को बोलता है अब एक तू और ला, एक मैं लाता हूं, वो 4 हो जाते हैं। और वो मोटिवेट अगर करता रहे और अपने हर साथी को ये बोले हर बार तेरे को लाना है, हर महीने लाना है। अगर आप ये डबलिंग कॉन्सेप्ट पे चलें
और मैं ये कहता हूं कि आप इस डबलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आपने सिर्फ 10% ही अचीव किया। 90% अगर आप फेल हो गए, 90% अगर आप फेल हो गए, तो भी आपको मिलने वाला नेटवर्क, आपको मिलने वाला पैसा, आपको मिलने वाला यश आपकी 1-2 पीढ़ियों के लिए कम नहीं होगा, शायद उससे भी ज्यादा हो। इस बात को बिलीव करना बहुत मुश्किल है। हम इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हमें लगता है, हम क्या करते हैं, देखो हर चीज ना रेफरेंस से होती है। रेफरेंस मतलब जैसे कोई चीज मीठी है, वो तभी मीठी है जब कोई कड़वी है। बिना कड़वी चीज के आपको पता नहीं चलेगा मीठे होने का एहसास क्या है। अगर सब कुछ ही मीठा है तो आपको पता नहीं होगा मीठा क्या होता है। जैसे मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। मैं हमने अपना घर शिफ्ट करना था, तो हम जहाँ रहते थे, मैंने बोला अपनी माँ को, माँ हम यहाँ से उस जगह रहने चलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा इलाका है, भगवान ने मुझे 4 पैसे दिए, मैंने पैसे कमा लिए। तो मेरी माँ ने कहा बेटा वो तो बहुत दूर है। मैंने बोला माँ किस जगह से दूर है? कहाँ से दूर? भाई ये तो घर आप आओगे नहीं, तो इस घर से दूर है, इस घर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आपका रेफरेंस क्या है, कहां से दूर है? अब मैं दिल्ली में बैठ के बोलूं कि बिहार बहुत दूर है, तो पूछोगे ना कहां से? अगर मैं कहूंगा दिल्ली से तो सही है। अब मैं पटना में बैठ के बोलूं पटना दूर है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज रेफरेंस से होती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट है, उसका रेफरेंस बड़े लोगों के पास तो है। बड़े लोगों का मतलब है अमीर आदमी, हमारे पास नहीं है। अमीर आदमी के पास क्यों है? क्योंकि वो बहुत साधन लगा लेता है, फैक्ट्री लगा लेगा, बड़ी बड़ी चीजें कर लेगा, कंपनी खोल लेगा, ताम झाम कर लेते हैं, और वो उनको पैसे देते हैं, कुछ सैलरी देते हैं, बहुत सारा बिजनेस सेटअप करते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। और उनको पता होता है कि जो मेरे यहाँ लेबर काम करती है, मजदूर काम करता है, जो मेरे यहाँ काम करता है इंसान, जिससे मैं 8 घंटे या 10 घंटे काम लेता हूं, और अगर उसको 10,000 रुपए देता हूं तो वो मुझे 50,000 रुपए कमा के देता है। और अगर उसने 10,000 लोग रखे हुए हैं और हर आदमी से 40,000 रुपए वो कमा रहा है, तो वो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। ये उसने भी देखा है, उसके पिता ने भी देखा है, तो उनके पास इसका ज्ञान है, हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता है। और जब हमें कोई हमारी अपलाइन समझाती है तो हमें लगता है ये पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल है, हम बिलीव नहीं कर पाते। या हम में से जितने साथी पैसे कमाने लगे हैं, किसी का लाख का चेक है, किसी का 2 लाख का चेक है, किसी का 4 का है, किसी का 5 का है, किसी का 25 का है, उसको लगता है बहुत पैसे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो आप कमा रहे हो उससे बहुत ज्यादा कमाए जा सकते हैं। ये शतरंज के उसी तरह से है, जब पहले खाने में एक दाना रखोगे तो अगले खाने में सिर्फ 2 होंगे, पता भी नहीं चलेगा, कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके अगले खाने में सिर्फ 4 होंगे। लेकिन समझिए कि जहां जाकर के 1 लाख किलो रखा अनाज, उससे अगले ही खाने में